हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम NIS जो के बच्चे जो हैं NIS के क्लास 10th के, तो आज ये वीडियो जो है उन्हीं NIS क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाई गई है। और इस वीडियो में आज हम मानचित्र अभ्यास करेंगे। मतलब ये वीडियो जो है आज आपकी किसके ऊपर, मैप, जो आपके फाइनल पेपर में जो मैप आता है, तो आज इस वीडियो में हम उन मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे जो फाइनल पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी मैप आप लोगों के सोशल साइंस में मैप हैं, आज हम उन सभी मैप के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और मैं आज इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट उन मैप्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपके फाइनल पेपर में भी आ सकते हैं। मतलब सभी मैप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उन सभी मैप में जो फाइनल में आ सकते हैं उनके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो अगर हम मानचित्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मानचित्र है वो आपका चैप्टर है जिसमें आप 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से सवाल भी आते हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह क्यों असफल हो गया और असफलता के बाद क्या प्रभाव पड़ा विद्रोह के ऊपर। मतलब 1857 का जब विद्रोह असफल हो गया उसके बाद भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी जो है इस चैप्टर से आते हैं। तो ये 1857 के विद्रोह का वाला जो चैप्टर है आपके इतिहास में है, तो इस चैप्टर से एक नक्शा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, जिसमें आपको विद्रोह के केंद्र के बारे में बताया जाता है कि भाई आपको विद्रोह के केंद्र बताने हैं कि भारतीय नक्शे पर ये कहां पर है। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे फाइनल पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर विद्रोह के केंद्र में मेरठ है। ठीक है, मेरठ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, बरेली हो गया, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी। ठीक है, ये सभी जो है ये क्या है, ये विद्रोह के केंद्र थे। लेकिन अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक नक्शा आपका हो जाता है जिसमें 1857 की विद्रोह से जुड़ी हुई बातें शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है ये मैप है जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं अपने अगले नक्शे पे। आगे जो नक्शा आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आपको भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर है। ठीक है, तो ये भूगोल जो आपकी बुक है भूगोल की, ठीक है, भूगोल चैप्टर है जिसमें भारत का आकार और स्थिति और उसके भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। ये नक्शा वहां से है। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट आता है, एक तो ये आपका अरावली पर्वत। ठीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नीलगिरी पर्वत, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंचनजंगा, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद K2, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी है ये सभी पर्वत श्रेणियां हैं, भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। और ये नक्शे में जितने भी मैंने यहाँ पर आपको सर्कल किए हैं सभी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है अरावली। अरावली जो है ये एक पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो कई बार आपसे मैचिंग भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
नीलगिरी ये आपका तमिलनाडु में, TN तमिलनाडु में, ठीक है। कंचनजंगा जो है ये आपका कहां पर है, ये आपका है सिक्किम में, सिक्किम, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका दिया है नेपाल में, नेपाल, ठीक है। K2 ये आपका है कश्मीर, कश्मीर लद्दाख रेंज में ये आपका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कई बार मैचिंग भी पूछी जा सकती है, तो आपको यहाँ पर मैच करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अब अपने अगले नक्शे पर। अगला जो मैप है ये आपका है भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर, ठीक है। भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए जो अभी आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ था वहां से आपको कृष्णा नदी का एक सवाल आया था, है ना। और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, कृष्णा नदी के ऊपर आपसे एक सवाल आया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। और ये जैसे बंगाल की खाड़ी है, ये जो है ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये हमारी इस साइड क्या है, बंगाली खाड़ी, और इस साइड है अरब सागर। तो आपसे पूछेगा कि बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है। तो ये नदियां जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एक नर्मदा रिवर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्मदा जो MP मध्य प्रदेश में, ठीक। इसके बाद ये देखिए गोदावरी रिवर, ये कहां पर है, ये MH महाराष्ट्र में, ठीक है। ये देखिए कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर ये AP आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद ये देखिए कावेरी रिवर, ये है आपका TN यानी तमिलनाडु, ठीक है। इधर देखिए महानदी, ये है आपका उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन सी नदी है। देखिए जैसे आपसे सवाल पूछा कि बताइए पश्चिमी घाट, या आपसे पूछेंगे कि अरब सागर में, जैसे यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, आपसे पूछेगा अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो आप बताएंगे कि जो नर्मदा है ये यहाँ से बहती है और ऐसे अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो नर्मदा जो है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये वाला जो घाट है हमारा ये पश्चिमी घाट है, यानी यहाँ से नर्मदा जाती है और इधर गिर जाती है, ठीक है। और ये वाला जो घाट है यहाँ पर ये पूर्वी घाट है। इसका मतलब जितनी भी ये नदियां हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो कृष्णा हो या कावेरी हो, वो सब की सब अपना पानी यहाँ पूर्वी घाट यानी बंगाली खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए। बाकी और अगर हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे ये गंगा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो आसाम में बहती है, ये सतलुज रिवर है जो पंजाब में है, और ये झेलम रिवर है जो कश्मीर में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी नदियां जो है भारत में बहती हैं। लेकिन आपसे सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है, जैसे ये नर्मदा हो गई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये थी भारत की प्रमुख नदियां, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले नक्शे पे। अगला जो नक्शा है ये है भारत के प्रमुख, भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये जैव आरक्षित क्षेत्र है जहां पर जानवरों को, जहां पर पेड़ पौधों का को जो है आरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, जो भारत में बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। जीव जंतु को बचाने के लिए ये जैव आरक्षित क्षेत्र जो है बनाए गए हैं। तो जैसे अगर हम देखें, देखिए पंचमढ़ी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी ये एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, और ये कहां पर है, MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे, ये देखिए सिंपलीपाल, ये सिंपलीपाल कहां पर है, ये है उड़ीसा में। ये आपको पता होना चाहिए इन स्टेट्स का भी। ये कौन सा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है। और ये कौन सा है, ये पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये देखिए ये है नंदा देवी, नंदा देवी जो है ये भी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, और ये कहां पर है, ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। इसे हम यूके लिख सकते हैं, उत्तराखंड, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ देखिए ये है मानस, मानस कहां पर है, आसाम में, ठीक है, आसाम में। और ये है सुंदरबन, सुंदरबन जो है ये कहां पर है, ये है
पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ठीक है, इस तरीके से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र। तो आप सभी बच्चे इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और 5 नंबर का या 6 नंबर का आपका नक्शा आएगा, तो आपको इन नक्शों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और मैप आपके सामने है। तो अगर हम बात करें तो ये भारत की प्रमुख फसल उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो भारत में कौन कौन सी फसलें जो है कहाँ और किस राज्य में पैदा की जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कपास की, तो कपास कौन से राज्य में बड़े स्तर पर उगाया जाता है, ये है गुजरात में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉफी की, तो ये कर्नाटक राज्य में जो है काफी बड़े स्तर पर जो है ये कॉफी उगाई जाती है, ये कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चावल, तो चावल जो है ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है चावल की खेती होती है। इसके बाद गेहूं, ये पंजाब है, पंजाब में गेहूं का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। गन्ना, ये उत्तर प्रदेश में जो है प्रोड्यूस होता है बहुत बड़े स्तर पर। गन्ना जो है, अगर हम बोलें कि भारत में सब गन्ने की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, इसके बाद ये है आसाम में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, चाय का होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि कौन से राज्य में किस जो है वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कौन सी चीज जो है उत्पादित की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गेहूं पंजाब में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, आसाम में चाय, और आपका चावल वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में कॉफी, और गुजरात में कपास। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले मैप पर। अगला जो नक्शा है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी प्री बोर्ड में आपका एक जो सवाल आया था नक्शे का। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली साइड जो है ये पश्चिमी घाट है, और ये वाली साइड पूर्वी घाट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट के बंदरगाह कौन से हैं और पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन से हैं। ठीक है, तो या तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी जो है आपको बंदरगाह जो है आपको इस तरीके से एरो दे दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर एरो इस तरीके से दिए जाएंगे, जैसे यहाँ एरो है, यहाँ एरो हो गया, इधर एरो हो गया, और आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर आने वाले बंदरगाह का नाम बताइए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर बंदरगाहों की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये देखिए, ये बंदरगाह ये है, यह है कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला। ठीक, और ये कौन सा राज्य है, गुजरात। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, इसके बाद ये देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये है एमएच, मतलब महाराष्ट्र में। इसके बाद ये देखिए, ये है मंगलोर। मंगलोर कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में। ये भी एक बंदरगाह है, मंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और नीचे, तो देखिए ये कोचीन। कोचीन ये कहाँ पर है, कोचीन केरल में, केरल में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में, यानी टीएन तमिलनाडु में। ठीक, और अगर हम आगे बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक और आपको बंदरगाह नजर आ रहा है, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आगे है आपका पारादीप। पारादीप है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं, तो ये है हल्दिया, और ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस तरीके से नक्शे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कांडला कहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, मंगलोर कहाँ पर है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ लेंगे कि इधर हमारा पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नक्शे जो है आपसे मानचित्र में पूछ सकता है, और यहाँ इन घाटों पर कौन कौन से बंदरगाह हैं वो भी आपसे पूछ जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है बंदरगाहों वाला नक्शा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले नक्शे पर। आगे जो है, आगे एक नक्शा और है जिसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट ये जो नक्शे में है, इसमें भी कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम सभी की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका पंजाब में। ठीक है,
पंजाब में। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये है आपका दिल्ली में, दिल्ली। ठीक है, इसके बाद ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका गुजरात में, गुजरात में। ठीक, इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका MH महाराष्ट्र में। इसके बाद यहाँ पर देखिए इधर नीचे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका केरल में, केरल। इसके बाद चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका TN तमिलनाडु। इसके बाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका है हैदराबाद में। ठीक है, ये आपका हो गया, या हम इसको बोल सकते हैं हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, तो और ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं इनमें से आपसे कोई भी नक्शा एक, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक या दो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इन चीजों का जो है पता होना चाहिए कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने अगले मैप पर। आगे जो आप देख रहे हैं ये भी भारत में एक जो है एक नक्शा है आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ, जिसमें भारत का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो गलियारा है, जो उत्तर और दक्षिण को जो है एक तरीके से जोड़ता है, ये गलियारा क्या है, तो जो दो जगहों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए जैसे श्रीनगर यहाँ उत्तर में और दक्षिण में कन्याकुमारी, तो इनको जोड़ने वाली ये लाइन ही क्या है, गलियारा है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक क्या है, ये गलियारा है। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर कश्मीर और कन्याकुमारी TN यानी तमिलनाडु। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किन दो राज्यों को, किन दो जगहों को जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गलियारा जोड़ता है इन दोनों को। और अगर हम आगे बात करते हैं, ये पोरबंदर और ये सिलचर। ठीक है, तो पोरबंदर से जो गलियारा निकलता है वो कहाँ तक जाता है, सिलचर तक जाता है। सिलचर है आपका असम में। ठीक है, और पोरबंदर है आपका गुजरात में। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात से असम तक का जो गलियारा है ये आपस में इनको जोड़ता है। ठीक है, और श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो गलियारा है वो उत्तर दक्षिण गलियारा है। ठीक है, और पोरबंदर और सिलचर को जोड़ने वाला जो गलियारा है वो पूर्व पश्चिम गलियारा है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने अगले मैप पर। आगे जो मैप है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है इसमें दिखाया गया है। देखिए अगर हम चतुर्भुज मार्ग की बात करते हैं, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की बात करते हैं, तो देखिए ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, ये चेन्नई, ये मुंबई और ये अहमदाबाद। तो दिल्ली से इस तरीके से कलकत्ता जुड़ता है, इस तरीके से चेन्नई जुड़ा, और यहाँ रास्ते से मुंबई, और मुंबई से अहमदाबाद, और फिर वापस दिल्ली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया है ना। तो यहाँ क्या बन गया है, एक चतुर्भुज बन गया है। इस तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ एक चतुर्भुज बन गया है। तो ये क्या है, ये स्वर्णम चतुर्भुज राजमार्ग है, जो बड़े बड़े राज्यों के शहरों को जोड़ता है आपस में, है ना। तो दिल्ली से अगर हम बात करते हैं, जैसे दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है, और फिर कलकत्ता को चेन्नई से, फिर चेन्नई को बम्बई से, बम्बई अहमदाबाद से, और अहमदाबाद वापस दिल्ली से जो है जुड़ रहा है ये। तो हम इसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, जो एक तरीके से चतुर्भुज के आकार का है। देखिए आप, चतुर्भुज के आकार का है ये। तो ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है भारत का। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से निकलता है, आप देख रहे हैं। जैसे ये दिल्ली से निकला, दिल्ली से पहुंचा यहाँ से कलकत्ता, फिर कलकत्ता से चेन्नई, फिर चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से अहमदाबाद, और फिर अहमदाबाद से दिल्ली। ठीक है, तो ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ठीक है, तो अगर हम इसमें राज्यों की बात कर ले तो कलकत्ता, ये देखिए ये WB यानी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बाद चेन्नई यानी TN तमिलनाडु में, मुंबई आपका MH महाराष्ट्र में, अहमदाबाद आपका गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात, और दिल्ली आपका दिल्ली में। ठीक है, तो ये है आपका जो है भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में
आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पूरे सिलेबस के मैप हैं। अगर आप इन मैप को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इनको अच्छे से लिख लिख के इनके मैप की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको निश्चित ही बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मैप से कम जो है वो 5 से 6 नंबर का जो है नक्शा पूछा जाता है, और कई बार जो है एक एक दो दो नंबर के सवाल भी जो है मैप में से ही आ जाते हैं पेपर के बीच में। तो इसीलिए भी ये नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने आपको नक्शे बताए हैं वो बेहद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन नक्शों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ताकि एग्जाम के समय में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे। और हाँ, एक जरूरी बात, जो बच्चे बेटा चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी अपना कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, और दूसरे बच्चों को भी जरूर जरूर शेयर कीजिए बेटा, ताकि उन बच्चों को भी यहाँ से फायदा मिल सके। ठीक है, और वो बच्चे भी पास होकर अपने स्कूल में 11th में एडमिशन ले सके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।